यानी कंडक्टिविटी मतलब कप्पा बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ऑफ सेल ऑर्बिट। डायग्राम बनाते रहिए साथ के साथ। डायग्राम बन गया।
हो गया। एक तो ये हमारा जो कंटेनर है ये चारों तरफ से क्लोज्ड है और नॉन कंडक्टिंग है, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है। दूसरा जो हमने इसके अंदर वाटर लिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है। ठीक है, ये स्पेशल वाटर होता है और इसको हम कहते हैं डबली डिस्टिल्ड वाटर या सीधे नॉन कंडक्टिंग वाटर भी कह सकते हैं। यानी इसके वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं है। ठीक हो गया। ओके। तीसरा इसको हमने एक पावर सप्लाई दी है। वो पावर सप्लाई एसी वाली है। दो तरीके करंट होते हैं ना, एसी और डीसी। तो अभी तक हमने जहां भी यूज किया था सब डीसी करंट यूज किया था, लेकिन ये जो करंट है ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना है आपने? हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज कहाँ सुना है नाम? व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन वो तो करंट वाले चैप्टर में है। तो आपका हो गया करंट वाला क्या? अच्छा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, छोटा सा। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? छोटा से छोटा करंट भी डिटेक्ट कर लेता है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। बड़े करंट को मेजर करने के लिए ये यूज नहीं किया जाता। व्हीट स्टोन ब्रिज की शक्ल याद है ना? ऐसी होती है। बनाऊं? ये रहा। थोड़ा सा ऐसा दिखता है तो ऐसा ही दिखा देते हैं। अब देखिए, ये बैटरी लगाई है। ठीक है। ये चार रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3, R4। नंबर आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब कहलाता है? जब इसके अंदर से करंट फ्लो जीरो हो जाए, यानी निडल ना इधर लेफ्ट नॉर राइट, कहीं पर भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो। और ये कंडीशन कब अचीव होती है? जब ये दोनों का रेशो बराबर होता है इन दोनों के रेशो के। ठीक है ना? अगर इसमें तो कोई बात नहीं हो तो बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सब आता है तो आगे चलते हैं।
ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब R1/R2 यानी ये वाला। अब नंबर में चेंज कर लूँगा तो वही नंबर हो जाएंगे, इज इक्वल टू R3/R4। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिए। तो यहाँ पे R4 कौन सा है, चलो इसको मैं R3 की बजाय R4 कर दूँ, तो R3 ये हो जाएगा, जो हमारी सेल है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और डिफ्लेक्शन के ज़रिए से मैं पता लगा लूँगा, डिफ्लेक्शन, ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। ज़ीरो डिफ्लेक्शन लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा। रेजिस्टेंस जो R1, R2, R3 है, इसको मैं चेंज करूँगा। दो तीन तरीके होते हैं। एक रेजिस्टेंस वाला जॉकी होता है, उसको आप आगे पीछे स्लाइड करिए, फिजिक्स लैब में मिलेगा ये आपको। दूसरा होता है एक वेट टाइप का होता है, कीज बनी होती है उसमें, ये और रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस रखे होते हैं। एक लगाइए, उससे काम नहीं चला, दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए। मतलब ये हमारे हाथ में है R1, R2 और R4 को एडजस्ट करना। ऐसे एडजस्ट करना है कि R3 की रेशो के साथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी डिफ्लेक्शन आना ज़ीरो हो जाए। पहले तो हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे ना। डिफ्लेक्शन जिस वक्त हमें दिखेगा कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। इसका मतलब अब मैं सेफली क्या कह सकता हूं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, तो हो जाएगा कब, जब यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, यानी करंट ज़ीरो शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में। अब यहाँ से बताइए मुझे क्या ज़रूरत थी, ये वाला जो पार्ट है ये R3 ही तो है, सेल वाला। तो यहाँ पर मुझे क्या ज़रूरत है, R3 की ज़रूरत है। यहाँ से मैं R3 निकाल लूँगा। R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 इंटू R1/R। तो पहला स्टेप हम लोग ये करते हैं कि रेजिस्टेंस सेल का निकाल लेते हैं। अब यहाँ से कंडक्टिविटी निकालिए फटाफट, कैसे आएगी, कंडक्टिविटी निकालनी थी ना सेल की। हाँ, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी हो गई लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की, एल हो गई है। और ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड का ये एरिया होता है, ये एरिया हो गया। तो इससे हमारा आ जाएगा सेल कांस्टेंट, है ना। और सेल कांस्टेंट, सेल का ऑलरेडी मैंने कल क्या बताया था, वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल कांस्टेंट फिक्स हो जाता है, तो वो लिखा होता है। ठीक है, तो उसकी हमें टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, यही था, इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं, 1/R। और सेल कांस्टेंट हमको दिया रहता है, नहीं दिया होगा तो L/A दिया होगा, इससे निकाल लेंगे, आ गई कंडक्टिविटी। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल। क्लियर हो गया, चलिए, वेरी गुड। तो एक रेजिस्टेंस निकालने से हमने सारी चीज़ें निकाल ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिखिए
वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ऑफ कंडक्टेंस यानी 1/r, कंडक्टिविटी यानी कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके। विथ डाइल्यूशन, ये हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। यानी हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उसका इन सारी चीज़ों पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। चलिए, ओके। ओके, तो पहले हम लोग कंडक्टेंस स्टडी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं? ये तो सिंपल चीज़ है, बोलिए। इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग का? जितने भी सॉल्ट हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, AgNO3, HCl, ठीक है ना? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होता है? हमने डिस्कस किया था 1, यस 1, और 100%। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स लेंगे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स बताइए। HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। बेस में कोई बताइए। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनका अल्फा कितना होता है? मैक्सिमम 5%, यानी 100 में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ही इसमें ब्रेक होंगे। ओके, अब अगले पेज पे चलते हैं। तो हमें डाइल्यूशन करना है। तो डाइल्यूशन का मतलब बोलिए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है।
और इसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब कैसे इंक्रीज होती है कंडक्टेंस, क्या दोनों में इंक्रीज होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की चर्चा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, चलिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इतनी बात तो हमें समझ में आती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ओके। डाइल्यूशन, ये सब तो पुरानी बात है, इंक्रीज करेंगी। जो यहाँ पे मेन फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है अल्फा। अल्फा के बारे में बताइए क्या होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज करता है। वो जो वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा डिसोसिएट होने लगता है। जब ज्यादा डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस ही पे तो कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, तो इसलिए कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, हाँ, चलिए। तो अल्फा बढ़ जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो इसके नीचे एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए। ये तो शॉर्ट हो गया, अब शॉर्ट नोट भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स on increasing the dilution, the degree of dissociation increases. Therefore, number of ions increases, hence conductance increases. ठीक है, क्लियर? ज्यादा आयन मिल गए तो क्या हो गया? कंडक्टेंस बढ़ गया। चलिए, ओके। और अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इतनी बात तो कॉमन है, डाइल्यूशन में हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर भी कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। यहां पर क्या रीजन हो सकता है? कोई रीजन दिमाग में आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा इज 100%, तो आयंस तो बनेंगे नहीं ज्यादा, आयन तो उतने ही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो चुके हैं। ठीक है ना? 100% जितने आयंस आ सकते थे इलेक्ट्रोलाइट में, वो तो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लीजिए, डाइल्यूट लीजिए, उतने तो मौजूद हैं।
फिर ये कंडक्टेंस कैसे बढ़ी? तो इसका रीजन है, लिखिए, इन दिस केस ions get separated by dilution. Therefore, force of attraction between them decreases. हो गया? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, NaCl का सॉल्यूशन बनाया, ये हो गया, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो टूट गया लेकिन कंसंट्रेटेड है तो करीब है तो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो कंडक्टेंस थोड़ा सा कम है, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब आपने पानी ज़्यादा डाल दिया आफ्टर डाइल्यूशन, क्या हो गया? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वही आयंस अब की बार क्या हो गए? दूर चले गए, तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, बना लीजिए इसको। तो यहाँ पे लिख लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो कंडक्टेंस हमने चेक कर लिया। पहला पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कंडक्टिविटी के ऊपर। तो कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, जरा पढ़ के बताइए। वन ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसकी इस डेफिनेशन को जरा दोबारा लिख डालिए ताकि रिवाइज हो जाए। तो अब जरा सा दिमाग लगाइए। मैंने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज किया ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन 1 लीटर की बजाय 5 लीटर ले लिया है, उससे थोड़ी चेंज हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया। तो ये बताइए नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, कह लीजिए पर ml कह लीजिए, इसका क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है? मान लो 100 आयन थे, 1 लीटर का कंटेनर था, मैंने क्या किया, 10 लीटर का कंटेनर ले लिया, उसमें 9 लीटर पानी पहले से भरा हुआ था, और ये जो 1 लीटर वाला सॉल्यूशन था इसको उस 9 लीटर वाले में ले आके डाल दिया। आयन क्या बढ़े? आयन तो 100 के 100 ही रहे।
तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए और ठीक ठाक क्वांटिटी में डिक्रीज किए। तो अब बताइए कंडक्टिविटी के बारे में क्या मशवरा है आप लोगों को। डिक्रीज कर जाएगी, क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी तो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर कप्पा विल डिक्रीज। ठीक है ना। वो एग्जाम्पल चाहे तो लिख लीजिए, चलिए मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है 10 लीटर का और ये कंटेनर है 1 लीटर का। इसके अंदर मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट लिया और इस इलेक्ट्रोलाइट को ला करके इस 10 लीटर के कंटेनर में पानी के अंदर डाल दिया। तो पहले नंबर ऑफ आयंस जो थे, कलर चेंज कर दूंगा समझ में आया। मान लीजिए ये थे, अब यहां आकर के यही 9 बनाए हैं, 9 पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस है बहुत कम हो गए। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्लियर है, क्योंकि तो उसमें आयन तो बढ़ते ही नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि डाइल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर देखिए मैंने 10 गुना पानी मिलाया, डाइल्यूशन 10 टाइम्स कर दिया, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम 10 टाइम्स डिक्रीज हो गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10 टाइम थोड़ी बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा मोड़ा बढ़ता है भाई। पहले 2% डिसोसिएट हो रहा था तो अब 2.5% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये थोड़ी है कि 2% हो रहा था तो 20% हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, वरना बाद में कंफ्यूजन करेगा ये। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज बट it does not have much effect on conductivity. Why? इसका रीजन क्या लिखेंगे? Why? Because decrease in number of ions is so high it cannot be compensated by increase in alpha. चलिए ओके, तो ये वाली कहानी भी ख़त्म हुई। यानी अल्फा थोड़ा मोड़ा बढ़ भी गया तो वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाता। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब नेक्स्ट हमको क्या करना था? नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। ओके, जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ डालिए। क्या है इसकी डेफिनेशन? मोलर कंडक्टिविटी it is conductance due to one mole of ion present in volume of electrolytes.
यानी वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, 1 मोल आयंस होने चाहिए, ठीक है ना, कोई भी वॉल्यूम में हो, आपको 1 मोल लेना है। कंडक्टिविटी वाले में क्या था कंडीशन, कि 1 ml होना चाहिए। आयन घट बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आयन का नंबर घट बढ़ नहीं सकता। वो कितना होना चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये थोड़ा सा बताइए, इसमें सब चीज़ें सामने दिख रही है। डाइल्यूशन किया आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को इंक्रीज किया, तो यानी कप्पा को क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है, कप्पा को डिक्रीज कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेम विल बी द केस फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोल, क्योंकि उसका भी फॉर्मूले में यही आता है। तो इसलिए उसको भी यही लिख देता हूं। लेकिन 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 इधर देखिए, मोलैरिटी का क्या होगा, डाइल्यूशन पर भाई यही तो कंसंट्रेशन होती है, तो मोलैरिटी क्या होगी। चलो इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोलैरिटी है ना। तो ये क्या कह रहा है, मोलैरिटी डिक्रीज होने का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, हाँ जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी हो चाहे नॉर्मेलिटी हो, दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के, हैं। अब इन दोनों में हो गई झगड़ा, लड़ाई। एक कह रहा है इंक्रीज करो, एक कह रहा है डिक्रीज करो। तो देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली के मोलैरिटी वाला और नॉर्मेलिटी वाला फैक्टर जीत जाता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। इन दिस केस conductivity wants to decrease the molar conductivity and molarity wants to increase the molar conductivity. कंडक्टिविटी डिक्रीज करना चाहती है और मोलैरिटी इंक्रीज करना चाहती है, बट एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड आउट molarity wins over conductivity. Therefore, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा कि डाइल्यूशन
इंक्रीज करने पे लैम्डा एम इंक्रीज होता है और लैम्डा इक्विवेलेंट भी इंक्रीज होता है, बिकॉज मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी dominates over कप्पा। क्लियर होगी बात? कहीं पे कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, वेरी गुड। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना करके डिस्कस करते हैं। आइए, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग, ग्राफ में दोनों अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इधर मैंने ले लिया मोलर कंडक्टिविटी और इधर ले लिया कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन जो मैंने ली है वो अंडर रूट सी ली है, सी नहीं ली। ठीक है, सी भी ले सकते थे लेकिन उसमें ग्राफ इतना बढ़िया नहीं आ रहा था। ठीक है, कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ली है, कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं उसके ऊपर रूट लगाइए, फिर जो वैल्यू आएगी वो लीजिएगा। ठीक है ना? मान लीजिए 1 मोलर सॉल्यूशन लिया आपने, तो आपने क्या किया, 1 मोलर 1 के ऊपर रूट लगाया, जो वैल्यू आई वो लिखी। फिर 2 मोलर सॉल्यूशन लिया तो 2 लिखा, उसका रूट लिया, फिर यहाँ पे वो वैल्यू रखी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमारा ग्राफ बहुत अच्छा बना। तो इस वजह से हमने ये लिया, क्योंकि साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहा होता है तो उसके दिमाग में ये भी होता है ना कि भाई ग्राफ ज़रा बढ़िया बन जाए, आसानी से इंटरप्रेट हो जाए। खाली कैलकुलेटर ही तो चलाना है कि मान लो यही बढ़िया ग्राफ सी स्क्वायर से आ रहा होता तो यहाँ पे सी स्क्वायर ले लेता हो, 1/c से आ रहा होता तो 1/c ले लेता। ये तो उसके हाथ में ना, ग्राफ तो वो बना रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ बनाया, इनका नाम था डिबाई हक्कल। ठीक है, हाँ, अभी मैं लिखवा देता हूँ। तो ये ग्राफ बनाया, तो उन्होंने क्या देखा, देखिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो ग्राफ आ रहा है, मान लिया NaCl के लिए बनाया, तो वो कुछ ये क्या है? कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और किसके लिए बनाया? NaCl।
तो लोगों ने कहा कि सर ये बताइए, बहुत हम लोग डाइल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर मैं सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट करता हूँ कि बिल्कुल आखिरी लिमिट तक पहुँचा दूँ डाइल्यूशन की, जिसको कहते हैं लिमिटिंग डाइल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस डाइल्यूशन पे अगर कंडक्टिविटी निकाली जाए, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इधर देखिए, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पे बढ़ रही थी, अभी देखा हमने। तो अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं तो क्या मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल, आप ऐसा करिए, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए। क्या कर दिए? एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेशन नाम सुना है? लाइन को एक्सटेंड करना कि वो जा करके कोऑर्डिनेट को किसी पॉइंट पे कट कर दे, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? 0, ठीक है, जो एक्चुअली हम लोग नहीं पहुंच सकते, बट ग्राफ की मदद से पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिली, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज द सिंबल। इसको लिख लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसका दूसरा नाम भी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों नाम याद रहने चाहिए। ओके, बस। अच्छा, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यार अब ऐसा मत करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पे क्या है? ये रहा, मोलर कंडक्टिविटी है सर। ये वाली कौन सी कंडक्टिविटी है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है ना। C क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेट है। और इस वाले कोऑर्डिनेट पे क्या है? अंडर रूट C। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट C। हो गया? चलिए, ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? जिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट को ग्राफ काट रहा होता है, उसी को तो इंटरसेप्ट कहते हैं। ये वाला पॉइंट, यही तो सी है इंटरसेप्ट। और ये किसके बराबर है? ये लैम्डा एम इन्फिनिटी के बराबर है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी आ गया। हो गया। अब इक्वेशन हमारी तैयार है, सिर्फ स्लोप उन्होंने तो और बताना है, तो स्लोप उन्होंने बी लिख दिया। इसका नाम है इक्वेशन का
इसका नाम है डिबाई हकल ओम सागर इक्वेशन। अगर मान लीजिए मुझे ये NaCl का दिया हुआ है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, HCl की के लिए मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए HCl के लिए, तो कैसे प्लॉट होगा? एक ऑप्शन है नीचे बना दो, एक ऑप्शन है ऊपर बना दो, एक ऑप्शन है इसके सामने बना दो। इसी तरीके से 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा वाला सही लग रहा है? ये सही है। क्यों? इसलिए कि एक आइडिया बताइए। बोले आइडिया बोले। इसलिए कि दोनों को कंपेयर करिए, HCl NaCl, Cl तो कम सेम आयन है, लेकिन Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में H पॉजिटिव छोटा आयन है, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी मोबिलिटी H पॉजिटिव हैज मोर मोबिलिटी, देयरफॉर इट्स कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस इज मोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ओके। अच्छा, ये जो हमारा बी है कांस्टेंट, इसके बारे में भी लिख लीजिए। एक तो ये कांस्टेंट है, दूसरा ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है? तो